हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने साहेब की कहानी देखी थी कि किस प्रकार साहेब और साहेब का परिवार जो सीमापुरी के आसपास रहता है वो सभी कचरा बीनते हैं। और आज हम कहानी देखेंगे मुकेश की। तो मुकेश क्या कह रहा है देखिए आप। मुकेश कह रहा है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश खुद के काम पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वो ऐसा कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो लेखिका उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने मुकेश से पूछा, या मैं मुकेश से पूछती हूँ कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ याद भी है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीखूंगा, मुकेश कहता है। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। तो लेखिका की आंखों में आंखें मिलाकर वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। और उसका ये जो सपना है कार चलाने का, ये एक सपना एक मिराज की भांति दिखता है। मिराज आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं, हमें वहाँ दूर से किसी भी तरफ देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पानी से भरा तालाब हो, जबकि जब हम वहाँ जाते हैं रेगिस्तान में तो हमें पानी वहाँ दिखता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो मुकेश का जो सपना है वो एक मिराज की भांति लग रहा है। मतलब वो देख तो रहा है, लेकिन वास्तव में वो सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो फिरोजाबाद की जो गलियाँ हैं वो ऐसी गलियाँ हैं जहाँ ये सपना देखना नामुमकिन सा है। क्योंकि वो जो गलियाँ हैं वो धूल से भरी हैं, और सिर्फ वो किस बात के लिए फेमस है फिरोजाबाद? चूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मुकेश कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो चूड़िया जो परिवार बनाता है उसी में से एक है। तो उसके लिए सपना मिराज की बात है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़िया बनाने का ही कार्य करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कि ये भारत का बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ या कांच से जो सामान बनते हैं उनका कार्य होता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नांसेस। जहाँ पर परिवारों ने, आप कह सकते हैं कि जनरेशन से यही कार्य किया है कि वो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सभी जो परिवार है उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाई हैं। वेल्डिंग ग्लास, उन्होंने ग्लास वेल्डिंग का कार्य किया है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि पूरे संसार में जितनी भी महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है वो सारी चूड़ियाँ बनाने का कार्य जो है वो फिरोजाबाद में ही होता है। और यहाँ के जो परिवार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ यही कार्य करते आ रहे हैं, चूड़ियाँ बनाना। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो डेट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नांसेस विथ हाई टेम्परेचर। उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता है कि बच्चों के लिए कांच का जो कार्य है, इतनी जो ऊंचे तापमान पे जो भट्टियाँ होती है, ऐसा कार्य बच्चों के लिए गैर कानूनी होता है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और ऐसे छोटी छोटी कोठियाँ, डिंजी सेल मतलब कि जहाँ पर बहुत छोटी कोठियाँ हैं और जहाँ उजाला भी नहीं है। डेट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। कि अगर नियम कानून सख्ती से लागू हो जाए तो मुकेश के साथ साथ जो 20,000 बच्चे जो इतनी गर्म भट्टियों में अपना दिन का समय गुजारते हैं और अपनी आंखों की रोशनी खोते हैं, उन सभी को आज़ाद किया जा सकता है। मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश मुझे अपने घर ले जाने के लिए बहुत इच्छुक है।
विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और वो कहता है कि उसका घर फिर से बन रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, और जब हम मुकेश के घर जा रहे थे तो हमने क्या क्या नज़ारे देखे। तो लेन्स यानी कि जो गलियां हैं वो बदबूदार है क्योंकि जगह जगह गार्बेज है, कचरा है। पास्ट होम्स डेट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो घर जो रास्ते में आ रहे थे वो ऐसे थे कि जिनकी दीवारें जो हैं वो ढह रही थी, बहुत सारी क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब ढहती दीवारें। वोबली डोर्स मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे दरवाजे जो अस्थायी डगमगा रहे हैं। नो विंडोज़, और ऐसी झोपड़ियाँ हैं उनमें खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और पूरा इलाका या तो जानवरों से और मनुष्यों से बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि आप पहले के ज़माने के जो पाषाण युग के जो जो मनुष्य रहते थे वो कैसे रहते थे, जानवर और मनुष्य एक साथ, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। प्रीमियल स्टेट का मतलब होता है जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब रहता था तो कैसे रहता था, मनुष्य और जानवर सब साथ में, बाड़ा वहीं मनुष्य लेट जाता था। तो वही कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिला जब लेखिका मुकेश के साथ मुकेश के घर को जाती है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही घरों में से एक घर के सामने आकर के मुकेश रुकता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने लात मारकर वो एक जो दरवाज़ा, जो लोहे का जो दरवाज़ा है जो डगमगा रहा है, उसी में लात मार करके वो धक्का देता है। पुशेस इट ओपन, उसको खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम प्रवेश करते हैं एक आधी बनी झोपड़ी में, जो आधी कंप्लीट हुई आधी नहीं हुई है। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विथ डेड ग्रास, और इसके आधे भाग में तो सूखी घास है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है जिसमें कि जो बर्तन है चूल्हे पर जो रखा हुआ है उसमें पालक सिज रहा है। सिजलिंग मतलब आप कह सकते हैं कि जो वो जो आवाज़ आती है वो सिजने की, पकने की, पालक की पत्तियों की, वो। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर, उस जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एक और एल्यूमिनियम का बर्तन है उसमें आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक दुबली पतली महिला भोजन बना रही है शाम का पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, और उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है लेकिन वो मुस्कुराती है हमें देख करके। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो किसकी वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड फादर। और आप कह सकते हैं, आप सभी को पता है कि भारत में जो डॉटर इन लॉ यानी कि क्या कहा जाता है, बहू कहा जाता है, तो उसको सभी सम्मान के साथ क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। और उसके पास 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, एक तो उसका पति है, एक मुकेश है, और एक उनके पिता यानी कि उसके ससुर, और उसको सभी सम्मान से क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। वेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रास बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू हर फेस। जैसे कोई बड़ा आदमी घर में प्रवेश करता है तो वो धीरे धीरे पीछे जाती है दीवार के पास, और क्या करती है, अपना घूंघट अपने चेहरे तक लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि यही रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं होती हैं वो जब भी कोई बड़ा पुरुष व्यक्ति घर में आता है तो वो पर्दा करती है या फिर घूंघट चेहरे के सामने लाती है।
इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बेंगल मेकर। और यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग जो घर में है वो चूड़ियाँ बनाते हैं, वो बहुत गरीब है। इम्पोवरिज्ड मतलब कि बहुत ही गरीब बेंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन ए बेंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his two sons to school। आप कह सकते हैं कि इतने सालों के कठिन परिश्रम के बाद भी, पहले तो वो टेलर थे, फिर बाद में चूड़ियाँ बनाने लगे, वो फिर भी अपने घर को नया नहीं कर पाए और ना ही अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is to teach them what he knows। ये सारे कार्य तो कर नहीं पाए, लेकिन वो क्या कर पाए, वो सिर्फ इतना कर पाए कि वो जो खुद जानते थे, वो क्या जानते थे, चूड़ियाँ बनाना। तो वही कार्य अपने बच्चों को वो सिखा पाए, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, कि भैया चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, बस वो इतने सालों में यही सिखा पाए। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। तो मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि यही उसका कर्म है या कर्म है, यही उसकी किस्मत है। हु वाच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जो कि अपने पति को अंधा होते देख चुकी है, यही चूड़ियाँ बनाने का काम करते हुए, पॉलिश करते हुए जो डस्ट उड़ती है कांच की, उससे अपने पति को अंधा होते हुए मुकेश की दादी देख चुकी। वो कह रही है कि यही मुकेश की किस्मत है। आगे देखते हैं। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, कि क्या एक पीढ़ी दर पीढ़ी, लिनेज मतलब कि जो परंपरा होती है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो ऐसा संकेत करती है कि भाई हम तो चूड़ियाँ बनाने वाली जाति है और हमें हमारी जो जाति जो कार्य करते आ रही है वही हमें करना है। बर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, देखो यही बात कि जो वो किस में जन्म लिया उन्होंने, मुकेश ने जन्म लिया है चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में, तो वो वही काम करेंगे। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में भी सभी में यही है, एवरी अदर यार्ड, दूसरे जो आंगन है वहाँ पर भी यही सब, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखने को मिलेगी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yards, are piled on the 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो ये जितने भी कलर बताए, गोल्डन कलर बताया है, पेडी ग्रीन यानी कि जो खेतों का जो हरा भरा कलर होता है वो, ब्लू कलर, पिंक, पर्पल, ये जितनी भी प्रकार की जो 7 प्रकार की जो चूड़ियाँ हैं, ये इनके मट मेले आंगन में, आप कह सकते हैं अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट का मतलब होता है मेला आंगन, है ना, अनकेम्प्ट यार्ड्स। ये सारी की सारी जो चूड़ियाँ हैं सभी कलर की, ये इनके आंगन में ढेर के रूप में पड़ी हुई होती है, या फिर ये हाथ ठेले जो होते हैं, हैंड कार्ट्स होते हैं, उन पर जो कि लोग गलियों में लेकर घूमते रहते हैं इनको बेचने के लिए। नेरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, यानी कि जो इनकी जो गरीब बस्ती है, इनके ठेले पर आप आसानी से इन चूड़ियों को देख सकते हैं, सभी कलर की चूड़ियाँ। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और जो झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है, डार्क हटमेंट से मतलब कि जो झोपड़ी के अंदर जो अंधेरा रहता है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी कि लैंप में कार्य करते हुए छोटे बच्चे और मतलब लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ, यही सारी जो कांच के टुकड़े हैं इनसे चूड़ियाँ बनाने का कार्य रात में वो करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड।
अब चूंकि वो झोपड़ी में काम करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, और उनकी झोपड़ियों में खिड़की भी नहीं है, तो हमेशा अंधेरा रहता है, चाहे दिन का समय हो रात का समय। तो उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो गई बजाय उजाले के। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसी कारण से वो अपनी आंखें एडल्ट होने, वयस्क होने के पहले ही खो देते हैं। यानी कि उनकी आंखों की जो रोशनी है वो जब वयस्क होते हैं उसके पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिस प्रकार मुकेश के दादाजी की चली गई है। अब आगे देखते हैं। अब एक और कैरेक्टर है इसमें, सविता। Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता जो कि एक जवान लड़की है, युवा लड़की है, वो एक पिंक ड्रेस में, और ड्रेप का मतलब होता है धूसर, भूरी, एक ऐसी ड्रेस में बैठी हुई है, alongside an elderly woman, और उसके पास में एक और कौन बैठी हुई है, एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रही है, वही कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है ना, चूड़ी बनने का काम हो रहा है। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके जो हाथ है वो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे कि वो मशीन का कोई चिमटा हो, यानी कि मशीन कार्य कर रही है। इस प्रकार से सविता एक्सपर्ट हो गई इस कार्य में। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे पता नहीं कि वो चूड़ियों की जो पवित्रता है उसके बारे में सविता जानती है या नहीं जानती है, क्योंकि चूड़ियाँ हिंदू धर्म में बहुत पवित्रता का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, और इससे एक भारतीय महिला के सुहाग का पता चलता है, सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इसकी पवित्रता जो होती है इसके बारे में सविता को पता है या नहीं पता है, इसका मुझे पता नहीं है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. यानी कि इस बात का पता उसको तब चलेगा जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, उसके हाथ लाल रंग से, यानी कि जो मेहंदी होती है उसमें उससे कलर रहेंगे, और लाल चूड़ियाँ जब उसकी कलाई में आएगी तब उसे पता चलेगा कि इन चूड़ियों का कितना महत्व है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बेसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसा कि वो जो बूढ़ी महिला, जो वयस्क महिला जो उसके साइड में बैठी हुई है, जो भी कभी दुल्हन बहुत सालों पहले बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, और उस बूढ़ी महिला के हाथों में, उनकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी आँखों में रोशनी नहीं है, यानी कि वो भी अंधी हो चुकी है। अब वो क्या कह रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है कि हमने कभी भी एक टाइम पर पेट भर के खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और ये बात वो खुशी खुशी से कहती है। कौन, वो जो बैठी हुई है सविता के साथ में, जो महिला बैठी हुई है। अब आगे देखते हैं हम, आगे है, शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। वो यही बात फिर उन्होंने इंग्लिश में बता दी कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पेट भर के भोजन नहीं खाया। That's what she has reaped, और यही उसका यही उनकी किस्मत है, आप कह सकते हैं। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसके पति, उस महिला के पति जो कि जिनकी दाढ़ी बड़ी है, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उस महिला के पति कहते हैं कि मैंने चूड़ियों के काम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने जो भी किया सिर्फ पूरे जीवन भर क्या कर पाया मैं, कि मेरे परिवार के लिए एक घर बना पाया मैं।
ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना पाया, पूरी ज़िंदगी भर वो चूड़ियों के अलावा दूसरा काम में जानते ही नहीं हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और उस व्यक्ति की बात को सुनकर के लेखिका को लगा कि इसने तो वो अचीव कर लिया है, इस व्यक्ति ने इसके जीवन में जो बहुत सारे व्यक्ति नहीं कर पाए। क्या अचीव कर लिया है कि कम से कम एक घर तो बना लिया उन्होंने, क्योंकि बाकी जो मुकेश का अभी जो परिवार देखा उन्होंने, उनके पास तो घर अभी बना नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पे छत तो है, चाहे उन्होंने एक टाइम पेट भर भोजन नहीं किया इस परिवार ने, लेकिन उन्होंने क्या अचीव किया है जो बाकी लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। यानी कि पैसे की कमी की समस्या, फिर भी चूड़ियाँ बनाने का काम करना, ना प्रॉपर भोजन मिलना, ये हर घर में सुनाई देता है। रिंग्स इन एवरी होम, यानी कि यही समस्या आप किसी भी घर में फिरोजाबाद में चले जाओ जहाँ पर भी चूड़ियाँ बनाने का काम होता है, वो यही कहेंगे कि पैसे भी नहीं हैं, ठीक से भोजन भी रोज़ नहीं होता है, ठीक है, फिर भी चूड़ियाँ ही बनाते हैं। ये हर घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा जो लोग हैं वो भी वही समस्या रिपीट कर रहे हैं जो उनके बड़े रिपीट करते हैं। यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाए, और जो युवा जो लोग हैं उनकी भी यही समस्या है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। लिटिल यानी कि बहुत कम या लगभग ना के बराबर, यानी कि फिरोजाबाद में हालात आज भी वैसे ही हैं बेंगल मेकर्स के। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। सालों का जो ये निरर्थक प्रयत्न है, टॉयल यानी कि प्रयत्न, ये जो दिमाग खाली कर देने वाला जो ये प्रयत्न है, इसने सारे पहल और जो सपने देखने की जो योग्यता है उनको नष्ट कर दिया। यानी कि इतने सालों से जब उनके बुजुर्ग इतना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनका जीवन स्तर सुधर जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो जो सपने देखने की जो योग्यता है वो भी अब समाप्त हो चुकी है और कोई सी भी पहल कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इनटू ए कोऑपरेटिव, कि लेखिका उनसे फिर कहती है कि तुम खुद का आपस में ही एक कोऑपरेटिव बैंक टाइप स्टार्ट क्यों नहीं करते। उन युवाओं से कहती है जो साहूकार के जो ब्याज में फंस चुके हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, कि मैंने, जो लेखिका वो कहती है कि मैंने ऐसे ही एक ग्रुप से पूछा, युवाओं के ग्रुप से, कि तुम अपना खुद का एक कोऑपरेटिव क्यों स्टार्ट नहीं करते। वो युवा जिनके पिता और उनके भी पिता इसी प्रकार के सर्कल में फंस चुके हैं, साहूकार के, मिडिल मैन मतलब कि यही जो इनको पैसा सिर में उधार देता है और फिर इनकी लगातार इनसे ब्याज दर ब्याज लेता रहता है और वो इनके चक्र में फंस जाते हैं। फिर वही पैसा जो है इन बच्चों को फिर चुकाना पड़ता है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो युवा कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हुए, संगठित हुए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, हम वो होंगे जिन्हें तुरंत ही पुलिस क्या कर लेगी, खींच लेगी। यानी कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी इस प्रकार से सभी ने पैसे इकट्ठे करके अगर एक कोऑपरेटिव स्टार्ट भी किया तो पुलिस इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और इस आरोप में गिरफ्तार कर लेगी कि कुछ ये गैर कानूनी कर रहे हैं। देश से वो कहते हैं, वो युवा लेखिका से कहते हैं,
देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई भी लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो चीज़ों को अलग तरीके से देखता हो। सभी की यही समस्या है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हुए थे जितने कि वो युवा थे, यानी कि वो अब कुछ भी उन्हें उम्मीद आगे नज़र नहीं आ रही थी। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल डेट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो जो उनके पिता हैं वो जब निरंतर जब बात करते हैं तो वो एक चक्र की भांति बात करते हैं, इन्हें स्पाइरल, और वो चक्र यही है कि पहले वो गरीबी की बात करते हैं, फिर वो उदासीनता की बात करेंगे, फिर लालच की, और फिर नाइंसाफ़ी की। यानी कि आपको भी पता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो क्या है, गरीबी। गरीबी को अपराध बताया गया है, क्योंकि गरीबी अगर है तो दूसरी समस्या तो अपने आप ही आ जाएगी। तो वो जितने भी उनके पिता हैं वो यही जब बात करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि पहले वो गरीबी की बात करते हैं, फिर उदासीनता आती है गरीबी से, फिर गरीबी से लालच भी उत्पन्न होता है कि कैसे भी करके पैसे आ जाए, और फिर जब लालच उत्पन्न होगा और लास्ट में आ जाता है इनजस्टिस, नाइंसाफ। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि दो संसार है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। तो लेखिका मानती है कि दो तरह का संसार है इन बेंगल मेकर्स का। एक तो ये कि एक ऐसी जाति में जन्म लेना जो गरीब है, ठीक है, और दूसरा द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और दूसरा ये कि एक दुष्चक्र है साहूकार का, जो उधारी से पैसे बांटते हैं उनका, पुलिस का, जो कानून के रक्षक हैं, जो नौकरशाह हैं, जो नेता हैं, उन्होंने इनको फंसा रखा है। तो यानी कि एक तो ये गरीब है और ऊपर से इनकी यह समस्या है। दो प्रकार का वर्ल्ड जो है लेखिका यहाँ देखती है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। वे दोनों तरह का ही बोझ एक बच्चे पर शुरू से, जन्म से ही उनके ऊपर होता है कि वो उनमें से उनको उतार भी नहीं सकता। एक तो ये कि ऑलरेडी जब बच्चा वहाँ जन्म लेता है, थोड़ा बहुत समझदार होता है, तो उसे पता है कि हमारे ऊपर कर्जा है। और दूसरी समस्या ये, जो अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे तो उनकी जो जाति जो है वो भी, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ भी अलग से कुछ दूसरा कार्य नहीं करने देना चाहते हैं। तो ये समस्या उनकी है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो कुछ जागरूक हो, इसके पहले ही वो अपने पिता के कार्य को स्वाभाविक रूप से अपना लेता है, नेचुरली। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करना यानी कि दुस्साहस करना। डेयर मतलब दुस्साहस, यानी कि अगर आपने चूड़ियाँ बनाने के काम के अलावा कुछ दूसरा काम करना चाहे, यानी कि आप दुस्साहस कर रहे हैं, आप जाति के खिलाफ जा रहे हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और दुस्साहस उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसको वही करना है जो उसका परिवार करता रहा है। When I sense a flash of it in मुकेश, तो जब मैं मुकेश के बारे में सोचती हूँ, लेखिका कहती है, मुकेश तो क्या कह रहा था कि मुझे तो कार चलानी है, मोटर मैकेनिक बनना है। आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम मुकेश कार चलाने की तो सोच रहा है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज जाएगा और सीखेगा मोटर मैकेनिक वाला कार्य। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से दूर है। तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स, वो जोर देकर कहता है कि भले ही गैराज दूर है मैं चला जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो फिर लेखिका उससे पूछती है
कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो क्या? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक ही चुप हो जाता है। नो, फिर वो कहता है कि नो। ही सेज, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए कहता है कि नो। वो चुप इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने प्लेन देखे नहीं हैं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट डेट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट। तो थोड़ा सा जो वो छोटी सी आवाज़ में उसने कहा, उसको एक उलझन हुई। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसको एक कहने में उलझन हुई कि वो सपना देखता है या नहीं देखता है। लेकिन उसने जो कहा उसमें उसको पछतावा नहीं है। पछतावा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सोच प्लेन उड़ाने तक है ही नहीं। जब सोच ही वहाँ तक नहीं है तो सोच नहीं है तो आशा भी नहीं है, और जब आशा ही नहीं है तो निराशा कैसे हो सकती है। तो उसको कोई पछतावा नहीं है कि वो प्लेन उड़ाने के सपने नहीं देखता है। तो क्यों नहीं देखता है? He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो तो कार चलाने के सपने से ही खुश है जो उसके कस्बे से उन गलियों से होकर गुजरती रहती है। वो उनको देखकर ही खुश है कि वो यही चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से यदा कदा ही प्लेन गुजरते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि नहीं गुजरते हैं क्योंकि फ्यू का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।